हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कर रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के एमसीक्यूज। तो आप सभी को पता होगा, या जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं फिर से बता देती हूँ कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, यानी कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर, उसमें आपसे दो तरीके के क्वेश्चन आंसर्स पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। अगर हम लास्ट ईयर के पैटर्न की बात करें तो इसका रेशियो 50-50 रहता था, यानी कि 40 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आते थे और 40 मार्क्स के आपके पास में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब इस रेशियो को जो है ऊपर नीचे कर दिया गया है। कहने का मतलब क्या है? अब आपके पास सिर्फ जो है 1/4 पेपर का 1/4 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव आएंगे। अब आप कह रहे हो कि ऑब्जेक्टिव अगर इतने कम आ रहे हैं तो मैम ये आएंगे कहाँ से? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक स्पर्श भाग 2 से आएंगे। ध्यान रखिएगा, स्पर्श भाग 2 जिसमें आपके पास 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर है ना। इन 14 चैप्टर में से आपके 7 चैप्टर गद्य खंड में हैं और 7 चैप्टर आपके काव्य खंड में हैं। तो इन्हीं काव्य खंड और गद्य खंड में से आपके पास प्रश्न आने वाले, दोनों में से एक में नहीं, दोनों से ही आएंगे। कैसे बता देती हूँ। काव्य खंड से आपको एक काव्यांश रखा जाएगा, किसी भी पोएम से कहीं से भी एक काव्यांश रखा जाएगा और उस पर 5 प्रश्न आएंगे। गद्य खंड से एक गद्यांश आएगा, उसमें से आपके पास 5 प्रश्न आएंगे। बस ये 10 प्रश्न आपके पास में आने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके पास अपठित बोध में रहेंगे, जहां पर आपके 6 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। आपके पास 2 अपठित गद्यांश आ रहे हैं, उसमें से एक गद्यांश में 3 क्वेश्चंस रहेंगे, दूसरे गद्यांश में 3 क्वेश्चन, तो 10 और 6 यानी कि टोटल 16 मार्क्स के आपके पास एमसीक्यूज आ रहे हैं। और सिर्फ बुक आपकी कौन सी रहेगी? स्पर्श भाग 2। इसीलिए मैंने हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। आज हमारा है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की बुक है हमारी स्पर्श भाग 2, और इसके गद्य खंड का आज हम पहला अध्याय और बुक का 8वां अध्याय कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अभी तक हमने 7 चैप्टर आपके काव्य खंड के कंप्लीट कर लिए हैं। उन चैप्टर्स के एमसीक्यूज मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब इसके बाद आपके पास 7 चैप्टर गद्य खंड के आएंगे। तो 7 चैप्टर में से हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं आपका गद्य खंड का, और बुक का है 8वां अध्याय, बड़े भाई साहब। ये अध्याय एक संस्मरण है जिसे हमारे सामने मुंशी प्रेमचंद जी ने रखा है। जब प्रेमचंद जी और उनके बड़े भाई हॉस्टल गए तो किस तरीके से जो प्रेमचंद जी हैं उनका पढ़ने में मन नहीं लगता था, बड़े भाई साहब अक्सर पढ़ते रहते थे। यही कुछ यादें उन्होंने इस पाठ में हमें बयां करी हैं। तो अब ये पाठ हमारा काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए इस पूरे पाठ से हम आपके पास 6 गद्यांश लाए हैं। इन 6 गद्यांशों पे आपके पास 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। फिर उसके बाद हम संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न करेंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि मैम जब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ ही नहीं रहे तो आप क्यों करवा रहे हो? इसका रीज़न भी बता देती हूँ। ऐसा तो है नहीं कि पाठ में सिर्फ ये 6 गद्यांश ही हैं, इसके अलावा और भी जो पोर्शन छूटा है उसमें से भी तो क्वेश्चंस आ सकते हैं ना। तो इसीलिए हम उन अनदर क्वेश्चंस को करा रहे हैं ताकि एक तरीके से आपका ये चैप्टर रिवाइज हो जाए। लेकिन मैं फिर से बोलूँगी, किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अगर आप रेडी करने जा रहे हो तो सबसे पहला काम आप किया करो, एनसीईआरटी बुक उठाओ और वो चैप्टर ध्यान से पढ़ लो। अगर आपने वो चैप्टर ध्यान से पढ़ लिया है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का आए, कहीं से भी आए, आप फटाफट लिख लोगे, ठीक है। चलिए आप लोगों ने को मैंने पहले बोला था डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ के रखिएगा, तो हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर गद्यांश आधारित प्रश्न। सबसे पहला गद्यांश क्या दिया है? देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। पहला गद्यांश है, वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। अब वे किसके लिए हो रहा है? बड़े भाई साहब के लिए। प्रेमचंद के जो बड़े भाई साहब हैं उनके लिए ये चीज बोली जा रही है। हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। अब क्या था, बड़े भाई साहब जो है वो पूरा दिन किताब खोले बैठे रहते, पढ़ते रहते, हमेशा पढ़ते रहते। अब हमेशा तो पढ़ नहीं सकते, तो दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कहीं कोने पर, कहीं पीछे के साइड में कुछ कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया जो है ये बनाया करते थे ताकि दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए।
कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-10, 20 बार लिख डालते थे। कोई हो, अब ये रीज़न इसका ये हो सकता है कि भाई कोई वर्ड कठिन है तो उठाया उसको 10-10, 20-20 बार लिख दिया ताकि वो दिमाग में अच्छे से छप जाए। जैसे आप लोग करते हो ना, पहले आप लोग छोटे थे तो आप लोग को सुलेख दिया जाता था, डिक्टेशन होता था ना, डिक्टेशन में जो मिस्टेक होती थी याद करो, मैम 10-10, 20-20 बार लिखने के लिए देती थी, होता था ना। तो ये क्यों देती थी? ताकि उसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो जाए। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना सामंजस्य, और कभी कभी कोई ऐसा शब्द बनाते जिसको पढ़ने से ना कोई अर्थ निकल रहा है ना कोई वो शब्द बन रहा है। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पर यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों दरअसल भाई भाई, राधे श्याम श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। ठीक है, तो ये सब लिखा था। अब देखिए इन सब का कोई मतलब निकल रहा है? कुछ नहीं निकल रहा है। फिर उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं। बहुत मैं सोचता रहा कि भैया चलो इसका कुछ अर्थ निकाल लूं, पर नहीं, लेकिन असफल रहा। और उनसे पूछने का साहस ना हुआ और हिम्मत ना हो कि भाई उनसे पूछ लूं। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में, वो 9th में थे और मैं 5th में था। तो आपका कितना हो गया? 6, 7, 8, 3 क्लासेस का फासला था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। यानी कि जो वो कुछ बना रहे थे, जो कुछ भी वो कर रहे थे, उसे समझ पाना अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। अब ये गद्यांश हो गया। अब इस पर आपके पास 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, छोटा भाई बड़े भाई की रचनाओं को क्यों समझना चाहता था? क्या कारण था कि भाई ने जो बनाया है ठीक है, अब उसको तुम समझना क्यों चाह रहे हो, उसका रीज़न बताओ। तो देखिए क्या है, उत्सुकतावश, जिज्ञासावश, सीखने के लिए या समझने के लिए। तो वो रचनाओं को समझना क्यों चाहता था? उत्सुकतावश, वो बस ये जानना चाहता था आखिर ये जो बना रहे हैं ये है क्या, वो उनकी सिर्फ उत्सुकता थी। ठीक। नेक्स्ट है, बड़े भाई साहब हर दिन किताब खोले क्यों बैठे रहते थे? क्या बताया था? वो बहुत अध्ययनशील थे। ये चीज़ बताया था ना, अध्ययनशील होने के कारण, परिश्रमी होने के कारण, कुछ नहीं समझ आने के कारण, उदाहरण स्थापित करने के लिए। तो रीज़न क्या था? जैसा कि चाहे उसमें दिया है, अध्ययनशील होने के कारण, हर समय अध्ययन करते रहने की जो उनकी प्रवृत्ति थी, वो उसके कारण पूरा दिन किताबें खोले बैठे रहते थे। उनकी शब्द रचना में सामंजस्य क्यों नहीं था? अब कहते ना सामंजस्य, जैसे उन्होंने बोला अमीना भाइयों भाइयों, स्थापित भाई भाई। अब ये जो शब्द रचनाएं बनाई इससे कोई मतलब नहीं निकल रहा था। तो वही शब्द रचना में सामंजस्य क्यों नहीं था? विचारों में अस्थिरता के कारण, शब्द रचना का अभाव था इसलिए, उद्देश्यहीनता या समय बिताने के लिए। तो अब उसमें सामंजस्य इसलिए नहीं था क्योंकि शब्द रचना का अभाव था। सिंपल सी एक चीज़ थी। शब्द रचना का अभाव का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे होता है ना कि कुछ लोग होते हैं कि हाँ पढ़ते तो हैं मगर उसे एक्सप्रेस करना उनके लिए ठीक नहीं हो पाता, कि हाँ उनको समझ में सब आता है, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनके लिए जब लिखने की बारी आती है तो वो उसको ठीक तरीके से एक्सप्रेस करके नहीं लिख पाते। तो उसी को बोलते हैं शब्द रचना का अभाव, जिसकी वजह से बड़े भाई साहब जो है अक्सर फेल भी हो जाया करते थे। समझ में आया? तो ये इनमें सामंजस्य इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें बीच बीच में से बहुत सारे शब्द जो हैं वो गायब थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक बार मैंने उनकी कॉपी पर यह इबारत देखी, इस पंक्ति में इबारत का अर्थ क्या है? शेर, विचार, तथ्य या लेख? तो वहाँ पर इबारत का तात्पर्य है आपका लेख, कि वो अक्सर अपनी किताबों पर ये सारी चीज़ें लिखते रहते थे, या तो कोनों में लिख दिया या बैक साइड में लिख दिया, इस तरीके से करते थे। तो एक बार जो है ना लेखक ने ये इबारत देखी का मतलब क्या है? उसको उन्होंने देखा। ठीक है, तो वो क्या था? लेख था, उन्होंने लिखा हुआ था। चलिए अब हमारे पास कथन और कारण आधारित प्रश्न है। सबसे पहले कथन पढ़ेंगे और फिर कारण देखेंगे। क्या है? निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो अब कथन भी दिया है, कारण भी दिया है। क्या है? भाई साहब स्वभाव से ही बड़े अध्ययनशील थे।
बिल्कुल सही है, कथन तो सही है, कारण देखते हैं। वे हर दिन किताबें पढ़ते रहते थे, मतलब वो हर दम किताबें पढ़ते रहते थे, हमेशा उनकी किताबें खुली ही रहती थी। तो हमें क्या लग रहा है, कथन ए और कारण आर दोनों सही है। तो क्या देखिए, कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है। अब वो हरदम किताबें पढ़ते रहते थे, इसीलिए तो उनको अध्ययनशील कहा गया। अब आते हैं गद्यांश संख्या 2 पे। यहाँ क्या दिया गया है इसको देखते हैं। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो। अब यहाँ पर बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं ये देखिए। अपने बड़े हेडमास्टर साहब को, अपने हेडमास्टर साहब को देखो। एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के। अब हेडमास्टर साहब ने कहा इंडिया में एमए नहीं किया है, उन्होंने कहाँ किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहाँ पर, इंग्लैंड में। ठीक है। 1000 रुपये पाते हैं। अभी आज के समय में आपको 1000 रुपये कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन उस समय का 1000 मतलब आप समझ लीजिए आज का 1 लाख रुपए। ठीक है, इतना उन्हें मिलता है। लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ। समझ में आया कि वो भले इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके घर के कामकाज की पूरी व्यवस्था उनके माँ देखती हैं। ठीक है। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। वो इतने पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन घर की व्यवस्था पे अगर आते हैं तो उनकी ये डिग्री यहाँ बेकार है। पहले स्वयं घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, यानी कि उनका खर्च पूरा ना पड़ता था। कर्जदार रहते हैं। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेरहा ना चलने पाओगे। अब एक्चुअली क्या हुआ, छोटा भाई क्लास पास करता जा रहा था, वो 5वीं से 6ठी में आया, 6ठी से 7वीं में आया, 7वीं से 8वीं में आ गया, और लेखक के बड़े भाई साहब 9वीं के 9वीं में। अब अगले साल ये पहुंच जाते वहां पे। अब इस चीज़ का लेखक को कहीं ना कहीं गुरूर हो गया था कि भाई मैं तो पढ़ूं ना पढ़ूं, मैं पास हो ही जाऊंगा। तो इस वजह से जो है बड़े भाई साहब से इनका डर भी ख़त्म हुआ और वो अक्सर बाहर भी खेलने लगे। जब ये चीज़ बड़े भाई साहब ने देखी तो कहें नहीं भाई ये तो गलत है, मैं भले ना पढ़ूँ लेकिन इसके ऊपर ये गलत असर नहीं पड़ना चाहिए। तो उन्होंने इस हेड मास्टर साहब का जो है उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भले तुम पढ़ने में चाहे जितने अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा अनुभव मुझसे हमेशा कम रहेगा, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो मेरा अनुभव तुमसे स्वतः ही बड़ा रहेगा ना। तो उसका उदाहरण ये कहते हैं कि भाई हेड मास्टर साहब ने अच्छी डिग्री पाई, अच्छा पैसा कमा रहे, लेकिन उन्हें घर संभालने का कोई अनुभव नहीं था। इसीलिए जब तक वो घर को संभालते थे तब तक वो कर्जे में डूबे थे, घर भी अस्त व्यस्त रहता था। लेकिन माँ जो बिना पढ़ी लिखी थी, कुछ नहीं जानती समझती थी, कुछ नहीं कमाती थी, उसके बावजूद भी जब से उन्होंने घर संभाला तब से घर में बचत होने लगी, सब कुछ सारी चीज़ें सुव्यवस्थित ढंग से चलने लगी, क्योंकि वो इतनी इस क्षेत्र में अनुभवी थी। तो कई क्षेत्रों में क्या होता है, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारा सब कुछ धरा का धरा रह जाता है, सिर्फ हमारा अनुभव काम आता है। इसलिए तुम, यानी कि बड़े भाई साहब छोटे भाई से कहते हैं, प्रेमचंद जी से कहते हैं कि तुम इस चीज़ का गुरूर मत करो कि तुम क्लास पास करते करते अभी तक मेरे पास आ गए हो, मेरी पास की कक्षा में आओ, अगले साल हो सकता है हम दोनों एक ही कक्षा में पढ़ें, लेकिन मेरा अनुभव तुमसे ज़्यादा है और मेरे रहते तुम बेहरान नहीं चलोगे, यानी कि मैं जब तक हूँ तब तक मैं तुम्हें गलत राह पर नहीं जाने दूंगा। इसीलिए उन्होंने इस हेडमास्टर का उदाहरण दिया था। ठीक है। अब आ जाते हैं इस पर, हमारे पास 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है, हेडमास्टर और उनकी बूढ़ी माँ का उदाहरण किस तथ्य को समझाने के लिए दिया गया है। अब तथ्य क्या है, जीवन की गंभीरता समझाने के लिए, जीवन की समझ व्यवहारिक अनुभव से आती है यह समझाने के लिए, जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण है यह समझाने के लिए, पुस्तकीय ज्ञान के महत्व को समझाने के लिए। तो ये क्यों दिया गया उदाहरण, ये था जीवन की समझ व्यवहारिक अनुभव से आती है ये समझाने, यानी कि हम जैसे जैसे अपनी लाइफ जीते हैं हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, आपसे ज़्यादा आपके माता पिता का एक्सपीरियंस है और माता पिता से ज़्यादा दादा दादी या नाना नानी का एक्सपीरियंस है,
क्योंकि उन लोगों ने अपनी लाइफ जितनी जी है उनके पास एक्सपीरियंस का यानी कि समझ का, अनुभव का खजाना बढ़ता जाता है। ये सारी चीज़ें पढ़ने लिखने से नहीं आती। हम किस चीज़ की सिचुएशन में अपने आप को किस तरीके से निकाल सकते हैं, ये जब हम फंसते हैं तभी हम सीखते हैं। सिंपल सी चीज़ है, आपको कोई भी किनारे पर बैठ के ये बता दे कि भैया सड़क किनारे बैठा है और बोले कि तुम साइकिल ऐसे चलाओ, चला लोगे चला लोगे चला लोगे, तुम नहीं कर पाओगे। ठीक है, बताने से नहीं आएगी। जब तक तुम उसे खुद नहीं करोगे तब तक तुम्हें वो चीज़ नहीं आ सकती। तो ये क्या कहा गया, ये अनुभव है। अब जैसे आप नई नई कार ड्राइव करना अगर सीखो तो आप ये सोचो कि हाँ भाई हमने जो है इंस्ट्रक्टर से कार ड्राइव करनी सीख ली, हमें कार आ गई। लेकिन जब तक आप उस कार को लेकर निकलोगे नहीं, बाकी गाड़ियों के साथ सामंजस्य नहीं बैठाओगे, रेड लाइट पे कैसे जाना है, आपको हाईवे पे कैसे ड्राइव करना है, जब बहुत रश हो तो आपको ड्राइविंग कैसे करनी है, जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। तो इस जगह आपको किताब में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो ना के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, वो मैनुअली आपको थोड़ी देर तो समझ में आएंगे, लेकिन जब तक आप खुद चला कर उसको नहीं देखोगे आप उस चीज़ को नहीं सीख सकते। तो वही चीज़ उन्होंने बताया, यहाँ पर हेडमास्टर का जो उदाहरण दिया गया है वो जीवन की समझ व्यवहारिक अनुभव से आती है। जब हम व्यवहार करते हैं, हम जब उन सिचुएशंस में फंसते हैं तो हमें वो अनुभव प्राप्त होता है। दूसरा है प्रश्न, गद्यांश के अनुसार हेडमास्टर की डिग्री कहाँ बेकार हो गई। कहाँ बेकार हुई थी, घर का प्रबंधन देखने में। जब घर का प्रबंध की बात आई तो उनकी डिग्री बेकार हो गई। घर का प्रबंध ना करने पर, माँ का ध्यान ना रखने पर, पैसे संभाल कर ना रखने पर, पैसों को दान करने पर। तो क्या हुआ था, घर का प्रबंध जो है वो देखने में इनकी डिग्री जो है बेकार हो गई थी, क्योंकि उनकी जो है वो उनके जब वो प्रबंध देख रहे थे तो कर्जे में डूबते चले जा रहे थे, है ना। हेडमास्टर साहब द्वारा घर की स्वयं देखरेख करने का क्या परिणाम हुआ। जब हेडमास्टर साहब खुद अपने आप घर की देखभाल देख रहे थे तो उनके साथ क्या हुआ था, भाई वो ठीक से प्रबंध नहीं कर पा रहे थे और क्या हो गए थे, कर्जे में डूब गए थे। यही हुआ था ना। तो देखिए क्या है, खर्च पूरा पड़ता था, बचत अच्छी खासी होती थी, वे कर्जदार हो गए थे, उनके घर में समृद्धि थी। तो सही क्या था, वो कर्जदार हो गए थे। भाई उनके पास पैसा बहुत है, देखिए अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे थे, उनके पास ऑक्सफोर्ड के एमए की डिग्री भी थी, लेकिन उसके बावजूद वो घर का प्रबंध अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। नेक्स्ट है, घर में लक्ष्मी आने से क्या आश्रय है। घर में लक्ष्मी आने से क्या आश्रय है। ऑप्शन देखिए, पैसों की कमी होने से, पैसे समाप्त ना होने से, पैसे की बचत होने से, घर में सुख समृद्धि आने से। तो लक्ष्मी मतलब पैसा, तो सीधे सीधे क्या होगा, सुख और समृद्धि। समृद्धि का मतलब होता है आपके पास पैसा रहेगा, जब पैसा रहे तो इत्मीनान भी है, सुख भी है। तो घर में लक्ष्मी आने का मतलब क्या है, उनके पास सुख और समृद्धि पूरी तरीके से बनी हुई थी। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, अब कथन कारण आधारित प्रश्न है। कथन ए है, मेरे देखते तुम बेहरा ना चलने पाओगे। अब ये बड़े भाई साहब ने छोटे भाई से कहा था, मेरे रहते तुम बेराह ना चलने पाओगे। क्या है यहाँ पर, बड़े भाई साहब चाहते थे कि उनका छोटा भाई बुरी संगत के मार्ग से बचा रहे, इसके लिए वे अपने बड़ा होने का फर्ज पूरी तरह निभाने को तैयार थे। तो जो बात हमारे लेखक बड़े भाई साहब ने बोली है वो बिल्कुल सही है और व्याख्या भी सही है। तो देखिए क्या है, कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करी। मतलब चूंकि वो पूरा दिन खेलते रहते थे तो बुरी संगति में आ रहे थे, उनकी सोच बदल रही थी, तो वो ये चाहते थे कि इस तरह का गलत काम वो बिल्कुल भी ना करें। अब हम आ गए गद्यांश संख्या 3 में। यहाँ क्या दिया गया है देखिए, मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो गई। अब क्या हुआ, लेखक जो है वो अपने बड़े भाई की नज़र बचाकर खेलने के लिए चले जाते थे। अब जब आए तो बड़े भाई साहब पकड़ लें, अब जब पकड़ लें तो भैया खूब उपदेश सुने, खूब डांट सुने। अब इससे उनको शर्मिंदगी भी हुई, तो छोटे भाई को
छोटे भाई क्या करें, इस शर्मिंदगी से बचने के लिए बैठ के एक पूरा टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बन तो गया मगर फॉलो ना हो। वही चीज़, टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना, यानी कि जो चीज़ें जिस रेशो में रखी गई हैं उसको उस तरीके से फॉलो करना एक अलग बात हो जाती है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती है, यानी कि जो टाइम टेबल बनाया गया है वो पहले ही दिन फॉलो नहीं हो पाता। ठीक है। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वो दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। अब दरअसल बात क्या थी कि उसका अवहेलना इसलिए हो जाती थी, सबसे बड़ा भाई टाइम टेबल बनाया है तो हम 24 घंटे में से 24 घंटे नहीं पढ़ सकते। हम कहें कि 24 घंटे में से हम 20 घंटे भी नहीं पढ़ सकते, ये भी आप जान लीजिए। तो अगर आप पूरा मद, उन्होंने जो टाइम टेबल बनाया उसकी सबसे बड़ी ये खामी थी कि पूरा टाइम उन्होंने हर एक सब्जेक्ट, हर एक काम के लिए दिया, लेकिन जो उनका काम सबसे फेवरेट था खेल, उसके लिए उन्होंने बिल्कुल भी जगह अपने टाइम टेबल में नहीं रखी। इसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही दिन वो पूरा टाइम टेबल किनारे रखा है और वो पहुंच गए मैदान में। मैदान की हरियाली, फुटबॉल, वॉलीबॉल, उन सब में वो इतना रम गए, गिल्ली डंडा, कि जैसे ही वो मैदान में पहुंचे सब में बिजी हुए, टाइम टेबल भूल गए कि मुझे ये फॉलो भी करना था। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद ना रहती, यानी कि ये सारी चीज़ें भी हैं, उन्हें कुछ याद नहीं, और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। अब जैसे ही मैदान में पहुंचे, किताबें, स्कूल, पढ़ना, टाइम टेबल, सब कुछ भूल गए। अब जब भूल गए तो अब इसका मौका किसको हाथ लगता? बड़े भाई साहब को। बड़े भाई साहब जे उतारना शुरू करते, खूब डांटते फटकारते। ठीक है। मैं उनके साये से भागता, मतलब वो मुझे, मतलब मैं उनसे बचता कि किसी तरह उनके सामने ना आऊं। उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबा पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। बस इस तरीके, भाई दोनों एक ही रूम में रहते थे, भाई खेल के जब आ रहे हैं तो इतने दबे पांव आते कि किसी तरीके से बड़े भाई को खबर ना लगने पाए कि भाई मैं आया हूं। ये सारी चीजें, उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। मतलब अब बड़े भाईजान ने जैसे ही मेरी तरफ देखा, मेरे प्राण पखेरु उड़े, मतलब अब पड़ी डांट। ठीक है। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर पाता। तो इन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया यहाँ पे। क्या देते हैं? जिस तरीके से मौत और विपत्ति, जीवन में क्या है, विपत्ति और मौत ये दोनों हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन हमारी जीवन भी उसी रफ्तार से चलती रहती। उसी तरीके से जो है, मैं क्या कहते हैं, बड़े भाई साहब की डांट और फटकार और घुड़कियों के बीच खेलने का मोह नहीं छोड़ सकता था। मतलब वो डांटते रहे, फटकारते रहे और मैं खेलता रहता था। ये सारी चीजें होती थी। अब इस पर प्रश्न है पहला, देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा या से वाक्य लेखक की खेल के प्रति गहन रुचि को दर्शाता या दर्शाते हैं। अब यहाँ 4 वाक्य दिए गए हैं। अब इसमें से कोई एक या 2 या 3 या हो सकता है चारों, आपको बताना है वो वाक्य जो लेखक की खेल के प्रति गहन रुचि को दर्शा रहे हैं। ठीक है। पहले हम वाक्य पढ़ते हैं। क्या दिया है? लेखक टाइम टेबल बनाकर पढ़ने के बजाय खेलने चला जाता। ठीक है। खेलों की उछल कूद, फुर्ती, दांव घात के प्रति वह आकर्षित था। ये भी सही है। उसके भाई साहब पढ़ाई ना करने पर उसे डांटते थे। ये नहीं है। लेखक इस तरह दबे पांव कमरे में आता कि उसके भाई को पता ना चले। तो यहाँ पर अगर हम उनकी खेल के प्रति गहन रुचि को दर्शाते हैं तो उसके हिसाब से आपका पहला और दूसरा सेंटेंस एकदम सही है। जहाँ लेखक टाइम टेबल बनाकर खेलने के लिए चला जाता और खेलों की उछल कूद और दांव घात उसके प्रति आकर्षित था। तो सही क्या है? आपका पहला और दूसरा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। टाइम टेबल पर अमल नहीं होने का परिणाम क्या था? अब क्या था? टाइम टेबल पर अमल नहीं होने का क्या परिणाम था? ऑप्शंस में आते हैं। मस्ती और खेलों में अधिक रुचि होना, बड़े भाई की डांट का भय समाप्त होना, पढ़ाई के प्रति अत्यधिक रुचि होना, या स्वयं को मुक्त करना। तो टाइम टेबल पर अमल नहीं होने का परिणाम क्या था? मतलब
क्यों टाइम टेबल पर नहीं हो पा रहा, क्यों फॉलो नहीं हो पा रहा था? तो इसका सबसे बड़ा रीजन था, वो था मस्ती और खेलों के प्रति अधिक रुचि होना। भाई टाइम टेबल बना लेना एक अलग बात होती है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट जिसमें होता है हम वही चीज़ तो कर सकते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी, मतलब हम, अब उनका इंटरेस्ट किस में था? मस्ती और खेलों में। हम ये कह रहे हैं जो टाइम टेबल बनाया था उसमें 2 घंटे ये खेलने का भी अगर प्रोविज़न डाल लेते ना तो टाइम टेबल पूरी तरीके से फॉलो होता, लेकिन उन्होंने वो खेलने का डाला ही नहीं। तो अब वो आंख बचाने लगे कि भाई ये सब्जेक्ट मैं आज नहीं पढ़ता हूँ, मैं खेलने चला जाता हूँ, और जहाँ मैदान में घुसे नहीं वहाँ सब कुछ भूल गए। ये चीज़ होती थी। लेखक बड़े भाई साहब की आंखों से दूर रहने का प्रयास क्यों करता था? क्योंकि फिर डांट पड़ने का था। भाई पढ़ने के बजाय वो खेलने गया है, अगर आंखों में आ गया तो फिर पड़ेगी डांट, है ना। पढ़ाई करने और उपदेश सुनने से बचने के लिए, सही है, हमें तो ये सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। सदा खेलने और मस्ती करने के लिए, स्वच्छंद जीवन व्यतीत करने के लिए, भाई साहब के टाइम टेबल का पालन करने के लिए। तो क्या कारण था वो आंखों से दूर रहता था? उसे पढ़ाई से भी बचना था और उपदेश से भी बचना था, इसीलिए वो बड़े भाई साहब की नजरों से दूर रहना चाहता था। बड़े भाई साहब को नसीहत का अवसर कब मिल जाता था? अब बड़े भाई साहब को नसीहत देने का अवसर कब मिल जाता था? जैसे ही वो पकड़ में आते थे, है ना। क्या था? जब लेखक खेल कर आता था, बात सही है। जब लेखक पढ़ाई नहीं करता था तो भी सही है। पहला। दूसरा, जब लेखक भाई साहब का कहना मानता था। तो उनको नसीहत देने का अवसर कब मिलता था? जब लेखक जो है खेल कर आता था और पढ़ाई नहीं करता था। ये दोनों अवसर ऐसे रहते थे कि जब जो है बड़े भाई साहब को मौका मिले और उन्होंने लथाड़ना शुरू किया उनको। तो हम यहाँ पर लगाएंगे तीसरा, जहाँ पहला और दूसरा दोनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट आते हैं, मौत और विपत्ति के बीच से क्या अभिप्राय है? उन्होंने बोला ना मौत और विपत्ति के बीच, इसका मतलब क्या है? ऑप्शन आइए, भयानक स्थिति, ऐसी स्थिति जिनसे बचने की कोई आसार नजर ना आता हो, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति दृढ़ निश्चयी बना रहे, ऐसी स्थिति जिसमें आत्मग्लानि का अनुभव हो। तो सही क्या है? ये है आपकी ऐसी स्थिति जिसमें बचने का कोई आसार ना हो, यानी कि हम एक ना एक तरफ तो जाएंगे, या तो विपत्ति की तरफ जाएंगे या मौत की तरफ जाएंगे। इनके बीच से चल रहे हैं, एक सिचुएशन तो हमारे अंदर आएगी ही आएगी, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पर हम कौन सा लेंगे? सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट आ गए अब हमारे पास है गद्यांश संख्या 4। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास 6 गद्यांश हैं, तो इन 6 गद्यांशों में से अभी तक हमने 3 कर लिया। अब देखते हैं चौथा गद्यांश, ठीक है। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, यानी कि जब डांट पड़ती तो उनको आंसू आ जाते। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? अब जाहिर सी बात है, अगर हम गलत काम करेंगे तो सहेंगे भी तो हम ही ना, कौन सहेगा? तो डांट भी उन्हीं को पड़ रही थी। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, यानी कि बात को सुनाने में वो बहुत अच्छे थे, काफी अच्छे से सुनाते थे। ऐसी आज से लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। मतलब कि वो इस तरीके से बात को सुनाते या कहते कि अब मेरे अंदर जो कुछ रहता अब तो गया काम से, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता, यानी कि जिस तरीके से बड़े भाई साहब इतनी मेहनत कर रहे थे, अब उतनी मेहनत करने की शक्ति मेरे अंदर ना थी। और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं। अब चूंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता तो मुझे लगता कि भैया बहुत हो गया, अब मुझे घर चले जाना चाहिए, मेरे से पढ़ाई वढ़ाई मेरे बस की नहीं है, अब मैं यहाँ हॉस्टल में नहीं रहूँगा, मैं जा रहा अपने घर अपने माँ बाप के पास, वहाँ पे रहूँगा। जो काम मेरे बूते के बाहर, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूँ। यानी कि पढ़ना लिखना मेरे बूते की नहीं, मुझे तो खेलना अच्छा लगता है, मैं अब इसमें हाथ नहीं डाल रहा, मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था, यानी कि मैं बेवकूफ़ रहूँ ये अच्छा है, लेकिन पढ़ने के लिए इतनी मेहनत करें ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। अब जो डिप्रेशन मेरे ऊपर आया था कि अब मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, मैं जा रहा हूँ घर, 1-2 घंटे बाद वो सारा डिप्रेशन भाग जाता और फिर मैं हिम्मत करता कि नहीं, अब मैं जी लगाकर आगे पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ूंगा।
चटपट एक टाइम टेबल बना लेता, फटफट एक क्या करता, टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं? टाइम टेबल में खेल कूद का मत बिल्कुल उड़ ही जाता। अब कहने का मतलब क्या, अब चूंकि आ गई हिम्मत कि चलो ठीक है मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन अब मैं खूब मन लगा के पढ़ूंगा। तो अब कोई काम करने के लिए प्लानिंग होती है, तो मैंने प्लानिंग करनी शुरू करी। अब उस प्लानिंग के तहत मेरा पहला काम क्या रहा कि मैंने सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाया कि इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भाई सुबह ये करूंगा, दोपहर में ये पढ़ाई वो पढ़ाई, स्कूल जाऊंगा ये करूंगा वो करूंगा पूरा दिन। लेकिन उस टाइम टेबल में खेलने कूदने जैसा कोई प्रोविज़न मैं ऐड ही नहीं करता। होता है ना कि भाई हम सारा काम कर रहे हैं तो थोड़ा एंटरटेनमेंट का भी वक्त रखना चाहिए, वो एंटरटेनमेंट का वक्त मैं डालता नहीं। इसी से क्या होता कि टाइम टेबल जो है वो पहले दिन ही फॉलो नहीं हो पाता। जब भाई आपकी फेवरेट चीज़ ही आप उसमें नहीं डाल रहे हो तो जाहिर सी बात है कि वो टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर सकते, वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके पास सर्वाइव ही नहीं करेगा। चलिए अब इस पर आ गए 5 प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगा। कथन किसका था? ये लेखक का था। किसका? लेखक का। भाई साहब का, लेखक के साथी का, स्वयं लेखक का, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन क्या है? स्वयं लेखक का। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण आधारित प्रश्न है। पहला है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। कथन ए क्या है? टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिल्कुल उड़ जाती है। ठीक है, मतलब खेल कूद नहीं रहता। कथन तो सही है, ये कथन था गद्यांश में। अब कारण देखते हैं क्या है। खेल कूद कर देर से घर लौटे छोटे भाई यानी लेखक का बड़े भाई उपदेश और सूक्ति के माध्यम से ऐसा समझाते कि लेखक टाइम टेबल बनाता जिसमें खेल कूद की कोई जगह नहीं होती। बिल्कुल सही है भाई, खेल कूद का मद उड़ क्यों रहा है? क्योंकि बड़े भाई साहब ने इतनी बुरी तरीके से लेखक को लदाड़ा कि उसमें उन्होंने टाइम टेबल तो बना डाला लेकिन खेल कूद जैसा कोई प्रोविजन रखा ही नहीं। तो कथन ए सही है और कारण आर उसकी बिल्कुल सही व्याख्या करता है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। अब आ जाते हैं ग। क्या दिया है? भाई साहब की डांट सुनने के बाद निराश हुए छोटा भाई क्या सोचने लगता? ठीक है भाई, भाई साहब की डांट सुने और उसके बाद जब निराश हो जाता तो छोटा भाई क्या करता? भाई मुझे तो घर चले जाना चाहिए। यही चीज उसने सोची थी। देखिए क्या है, पढ़ाई मन लगा के करूंगा, घर वापस चला जाऊंगा, पुनः खेल खेलने चला जाऊंगा, पढ़ाई करना छोड़ दूंगा। तो वो क्या सोचता कि भाई मैं घर वापस, भाई निराश हो गया था ना। अब निराशा के बादल जब फटते तब वो कहता कि पढ़ाई मन लगा के करूंगा। अभी तो वो निराश है, तो निराश होते वो क्या सोचता कि अब मैं घर वापस चला जाऊंगा। नेक्स्ट आते हैं, भाई साहब हर समय छोटे भाई को क्या उपदेश देते रहते थे? क्या उपदेश देते थे? पढ़ाई करने का, समय व्यर्थ ना करने का, खेल कूद ना करने का, या ये सभी? अब उपदेश के रूप में वो ये सारी चीजें बोलते थे, है ना। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? ये सभी। भाई कहते थे भाई तुम पढ़ने के लिए आए हो, पढ़ाई करो, समय व्यर्थ मत करो, खेलो कूदो नहीं, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। तो यही चीजें जो हैं वो बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाते रहते थे। नेक्स्ट आते हैं, निराशा के बादल हटने पर छोटा भाई क्या निश्चय करता था? जैसे ही निराशा के बादल हटे तो छोटा भाई क्या निश्चय करता था? नहीं, अब मैं मन लगाकर पढ़ूंगा, है ना। क्या था? अपने बूते से बाहर का काम नहीं करना है, अपना मूर्ख बना रहना मंजूर कर लेना है, आगे से खूब मन लगाकर पढ़ाई करना है, अपने दादा के पास चले जाना है। तो फिर जब निराशा के बादल हटते तो वो क्या सोचता कि भाई अब आगे खूब मन लगाकर पढ़ाई को करना है। चलिए अब हम आगे गद्यांश संख्या 5 पे। इस गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। क्या दिया गया है? भाई साहब ने इसे भाप लिया कि उनकी सहज बुद्धि तीव्र थी और, ठीक है, क्या था? भाई साहब ने बात लिया कि उनकी सहज बुद्धि तीव्र है, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, यानी कि मॉर्निंग का सारा समय जो है खेलने के बाद, गिल्ली डंडा कर लेने के बाद जब वो वापस हॉस्टल लौटे भोजन के समय, यानी कि दोपहर के खाने के समय 1 बजे के आसपास, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली। अब भाई साहब को गुस्सा कि भाई तुम सुबह का समय जो बिल्कुल बेस्ट होता है पढ़ाई के लिए, उस समय तुम खेलने के लिए चले गए। अब भाई साहब को गुस्सा आ गई। तलवार खींच लेना यानी कि अब उन्होंने युद्ध करना था और मुझ पर टूट पड़े।
देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। अब उनको ये लगा कि भाई तुम इस साल पास हुए, वो भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुए, तो तुमको घमंड आ गया है, तुम अब हर समय खेलने के लिए लगने लगे हो। तो वही चीज का तुमको घमंड आ गया, तो घमंड तो कहते हैं ना बड़े बड़ों का नहीं रहा, रावण का नहीं रहा, रावण इतना महाज्ञानी उसका नहीं रहा, तो तुम्हारी क्या हस्ती। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। अब भाई रावण मरा, उसकी इतनी सोने की लंका थी, अब देखिए उसने शनिदेव को बंदी बनाया, नवग्रह को बंदी बनाया, उसने कुबेर का राज हथिया लिया, इतना महापंडित था कि मतलब उसने जो है क्या कहते हैं महामृत्युंजय जाप लिखा, शिव जी का अनन्य भक्त था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके पास एक गलत चीज थी, वो था घमंड, जिसने उसको नाश कर दिया। उसके चरित्र में तुमने कौन सा उपदेश लिया, या तो ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, यानी कि अगर तुम ये सोचो कि मैंने इम्तिहान पास करके मैं फर्स्ट डिवीजन आ गया हूं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। असल चीज है बुद्धि का विकास। असल चीज क्या है, बुद्धि का विकास। ठीक है, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, यानी कि तुम्हें जो कुछ भी पढ़ना है उसका मतलब समझो क्या है, वो हमारी रियल लाइफ में किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है। रावण भूमंडल का स्वामी था, यानी कि इस पूरी पृथ्वी का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते हैं। समझ में आया कि जो पूरी पृथ्वी पर राज करे वो चक्रवर्ती कहलाता है। रावण वो चक्रवर्ती था। अंग्रेजों का शासन भारत पे है, इतना प्रभाव था। अब जब ये कहानी लिखी गई उस समय भारत गुलाम था, ठीक है, तो मगर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कहा जा सकता। ये अब बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझा रहे हैं सारी चीजें। ठीक, संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते हैं, बहुत सारे नहीं करते हैं, इसीलिए उनको चक्रवर्ती नहीं कहते हैं, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे, महीप मतलब राजा, सब उसे टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ सॉरी, जब उसका मरा तो क्या हुआ, किस तरीके से मरा, वो खाली नाभि में उसको तीर, रावण जी ने, कहते हैं ना उस समय के साधारण से व्यक्ति मतलब थे तो वो अवतार, लेकिन भाई वो तो एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्मे थे ना। घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। पूरे खानदान को उसके मिटा दिया था ना। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे, यानी कि जो करना है करे मगर अभिमान नहीं करना चाहिए। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुखियों दोनों से गया। समझ में आया, अगर घमंड करोगे तो दीन मतलब अपने ईमान और दुनिया दोनों से जाओगे, कहीं नहीं बचोगे। तो बड़े भाई साहब ने बड़े अच्छे तरीके से छोटे भाई को समझाया। अब इस पर 5 प्रश्न है, देखिए क्या है। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। यह कथन किसका है, किसका है, ये बात कही किसने, महज इम्तिहान, ये बात कही बड़े भाई साहब ने। बड़े भाई साहब का, छोटे भाई साहब का, पिता का या माता जी का, तो किसने बोला था ये बात, बड़े भाई साहब ने। नेक्स्ट आते हैं, बड़े भाई की सहज बुद्धि ने क्या भाप लिया था, क्या चीज उसने भाप ली थी। छोटा भाई गुल्ली डंडा खेल कर आया है। दूसरी चीज, छोटा भाई पढ़कर आया है। तीसरी चीज, छोटे भाई को अपने पास होने और प्रथम आने पर घमंड हो गया था। बिल्कुल सही है, छोटा भाई अब बड़े भाई का पहले जितना सम्मान नहीं करता। तो बड़े भाई साहब ने क्या भाप लिया था, वो था छोटे भाई को अपने पास होने और प्रथम आने का घमंड हो गया था कि भाई बड़े भाई सब तो पास हो गए, मैं जो कम पढ़ता था, जिस बिल्कुल मैं बहुत कम पढ़ा, देखिए मैं तो पास, मैं भी फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ। तो इस चीज का कहीं ना कहीं उसको घमंड हो गया था। नेक्स्ट है, छोटे भाई को डांटते हुए बड़े भाई ने क्या कहा। अब बड़े भाई ने क्या क्या कहा था, कई चीजें कही थी, ऑप्शन देखते हैं। तुम खेलने मत जाया करो। दूसरी चीज, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है, ये बात तो कही थी उन्होंने। रावण के चरित्र से सीख लो। अंग्रेजी आसान विषय नहीं है, तो इसमें पूरा उन्होंने क्या बताया है, ये चीज बताई है, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। तुम तो अभी एक नॉर्मल इंसान हो, तो तुम जब बड़ों का नहीं रहा तो तुम्हारा क्या रहेगा।
नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार चक्रवर्ती रावण के विनाश का मुख्य कारण था उसका अभिमान या उसका घमंड, है ना। राज्य का विस्तार करना, सीता का हरण करना, देवता द्वारा गुलामी करवाना या अभिमान करना। तो उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण था अभिमान करना। उसने जो घमंड किया ये उसके विनाश का सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, अब हम आगे पांचवें प्रश्न पे। इस पांचवें प्रश्न में आपके पास 4 वक्तव्य दिए हैं। पता क्या करना है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य दर्शाते हैं कि भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। अब 4 वाक्यों में से आपको वो वाक्य ढूंढने हैं जहां पर ये चीज बताई जा रही है कि भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण है। फिर नीचे कूट दिया गया है आपको। ठीक है, देखिए क्या है, भाई साहब की सहज बुद्धि बहुत तीव्र थी। नेक्स्ट आते हैं, छोटे भाई के पास होने पर कहते थे कि उसे घमंड हो गया है, पर घमंड रावण का भी नहीं चला। नेक्स्ट है, इम्तिहान पास होने को महत्वपूर्ण नहीं बल्कि बुद्धि का विकास जरूरी बताते थे। नेक्स्ट है, आदमी को अभिमान करके ना इतराने वाली बात कहते थे। ठीक है, अभिमान करके ना इतराने, ये वाली बात तो थी नहीं। तो यहाँ पर जो सही आ रहा है वो है आपका सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। कैसे, देखिए, फर्स्ट टाइम तो उनकी बुद्धि के बारे में बात हो रही है। ठीक है, पहली बात तो उनकी बुद्धि के बारे में, तो उपदेश देना तो है ही नहीं। अब उपदेश में उन्होंने क्या कहा था, छोटे भाई के पास होने पर कहते थे कि उसे घमंड हो गया है, पर घमंड रावण का नहीं रहा, ये बात उन्होंने उपदेश में कही थी। दूसरी बात, इम्तिहान पास होने को महत्वपूर्ण नहीं बल्कि बुद्धि के विकास को जरूरी होना चाहिए। आप एग्जाम पास हो, आपकी सहज बुद्धि कितनी सही तरीके से काम करती है, इस पर ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, आदमी को अभिमान करके ना इतराने वाली बात कहते थे, यानी कि उसे अभिमान नहीं करना चाहिए, उसे इतराना नहीं चाहिए कि उसके पास इतना। तो ये तीनों बातें उन्होंने अपने उपदेश देने के तहत कही थी। तो दूसरा और तीसरा और चौथा सही है। चलिए, अब हम आ गए गद्यांश संख्या 6 पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरे लेक्चर में आपके पास 6 गद्यांश लाई, 5 हो गए, छठा गद्यांश पढ़ते हैं। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। अब भाई हो क्या रहा था, वो फेल हो जा रहे थे भाई साहब, और छोटा भाई पास भी हो रहा था और प्रथम आ रहा था। तो अब कहीं ना कहीं उनके उपदेश देना, ये सारी चीज़ें कहीं उनमें नरमी आ गई थी। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। बहुत बार उनको मौका मिला कि भाई वो मुझे डांट दें, सब कर दें, लेकिन वो बहुत ही पेशेंसली काम करते थे। मतलब वो उस मौके को छोड़ देते थे, नहीं डांटते थे। शायद वह खुद समझने लगे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा है। कि भाई वो डांट क्यों रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई यहाँ तुम पढ़ने आए हो, पढ़ो, और मैं तो पढ़ रहा हूँ, फर्स्ट डिवीज़न आ रहा हूँ। तो इसी वजह से शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब मारने का अधिकार नहीं रह गया, क्योंकि वो खुद तो फेल हो रहे थे, या रहा भी हो तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। अब चूंकि बड़े भाई साहब बंदिश नहीं लगा रहे हैं और मुझे भी लग रहा है मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ मैं पास हो जाऊँगा, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, मेरी आज़ादी बढ़ गई और मैं खेलने ज़्यादा लगा। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास हो ही जाऊंगा, मतलब मैं पढ़ूं ना पढ़ूं पास हो ही जाऊंगा, पढ़ें या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, उनके डर से थोड़ा बहुत पढ़ता था, वह भी अब बंद कर दिया। अब चूंकि भाई साहब डांट नहीं रहे हैं, मुझे घमंड आ ही गया है, तो अब क्या है कि जो थोड़ा बहुत मैं डांट से पढ़ने बैठ जाता था, अब वो पढ़ाई मैंने बंद कर दी है। मुझे कनकौए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। कनकौए मतलब पतंग उड़ाने का, और सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता गया। मतलब अब पतंग उड़ाने का नया शौक लगा, पूरा टाइम उसी पतंगबाजी में बीत जाता। फिर मैं भी भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकौए उड़ाता था। अब ये था कि उनकी नज़र से बचा के मैं निकल आता था, उनके सामने नहीं, और पतंगबाजी करता रहता। मांझा देना, कन्ने काटना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती। पतंग उड़ाने की जो कोई भी चीज़ होती, वो सारी चीज़ें काम हो रही थी, चुपचाप मैं सारे काम करता रहता। मैं भाई साहब को यह संदेह ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। कि भाई ये बात तो है कि कम हो गया था, लेकिन ये चीज़ वो बड़े भाई साहब को एहसास नहीं कराना चाहता था कि नहीं, मेरी नज़रों में उनका ये औहदा जो है वो कम हुआ है। अब आते हैं हम पहले प्रश्न पे।
ठीक है, इस गद्यांश पे आधारित 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, किसका विचार था कि अब डांटने का अधिकार मुझे नहीं रहा? ये किसका विचार था? अब ये सोच रहे हैं खुद लेखक, अब डांटने का अधिकार किसे नहीं रहा? बड़े भाई को। ये चीज लेखक सोच रहे हैं कि शायद भाई साहब ये सोचते होंगे। ठीक है, तो छोटे भाई साहब का, बड़े भाई साहब का, पहले दूसरे दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या है? ये विचार था छोटे भाई का। छोटा भाई ये सोच रहा है कि बड़े भाई ये सोचते होंगे कि शायद अब मुझे डांटने का अधिकार नहीं रहा। विचार ये है भी छोटे भाई का, बड़े भाई का नहीं है। हाँ, बड़े भाई साहब के व्यवहार में लेखक को नरमी कब दिखाई देने लगी? डांटने का मौका मिलते हुए भी वो नहीं डांट रहे थे तब, जब वे अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो गए, जब वे परीक्षा में फेल हो गए, जब छोटे भाई ने उनसे बात करना बंद कर दिया, जब उन्हें लगा कि वे जरूरत से ज्यादा डांटते हैं। अच्छा देखिए, अब जो मैंने ऑप्शन सोचा था वो ऑप्शन यहाँ नहीं है। ठीक है, बड़े भाई साहब के व्यवहार में लेखक को नरमी कब दिखाई दी? अब ये चीज इसके हिसाब से अगर आप देखो कि जब वे परीक्षा में फेल हो गए, जब छोटे भाई ने उनसे बात करना बंद कर दिया, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। जब उन्हें लगा कि वे जरूरत से ज्यादा डांटते हैं, ऐसा भी नहीं हुआ। जब वे अच्छे अंकों में उत्तीर्ण हो गए, ऐसा भी नहीं हुआ। तो सही क्या हुआ? जब वे खुद परीक्षा में फेल हो गए। बड़ा भाई तो अच्छे अंकों में पास हो गया, सॉरी छोटा भाई तो अच्छे अंकों में पास हो गया, लेकिन खुद जो वो डांट रहे थे वो क्या हुआ? वो फेल हो गए। तो उन्हें लगा कि शायद अब मतलब मैं उतना सख्ती इस लड़के पे नहीं करूं, तब से उनकी जो है व्यवहार में नरमी आ गई। तीसरा प्रश्न कथन और कारण आधारित है। देखिए क्या है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से कोई एक सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या दिया है कथन ए? मैं बड़े भाई साहब की सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता, सहिष्णुता का मतलब है कि वो मौका मिलने पर भी मुझे नहीं डांट रहे थे, ये बात तो उन्होंने कही थी। ऑप्शन देखिए, लेखक को ऐसा लगने लगा था कि वह पढ़े ना पढ़े पास हो ही जाएगा। देखिए कथन ए तो सही है, लेकिन कारण आर इसकी गलत व्याख्या कर रहा है। भाई सहिष्णुता का लाभ उठाने लगा तो वो किस तरीके से उठा रहा था? वो नजरें बचाकर जो है पतंगबाजी करने जा रहा था, टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा था, कन्ने काट रहा था, वो सारे काम कर रहा था। लेकिन पढ़े ना पढ़े ये तो घमंड का नतीजा था ना। तो यहाँ कथन ए सही है, लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या कर रहा है। चौथा प्रश्न है, लेखक बड़े भाई के डर से क्या किया करता था? लेखक बड़े भाई के डर से क्या करता था? थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, ये काम करता था। देखिए क्या है, और अधिक खेलता था, मित्रों से नहीं मिलता था, थोड़ा बहुत पढ़ता था, नवीन योजना बताता था। तो क्या होता था? बड़े भाई के डर से वो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था। नेक्स्ट आते हैं, लेखक बड़े भाई साहब को किस बात का संदेह होने कहते था, किस बात का संदेह नहीं होने देता था? किस बात का संदेह नहीं होने देता था? जो सारे वो पतंग टूर्नामेंट वगैरह जो काम उन्होंने किए। चलिए देखते हैं। अनुभव के कारण उनकी बात को जानने का उनका सम्मान लेखक की नजरों में कम हो गया है। उनकी पढ़ाई की पुस्तकें उसने फाड़ दी हैं, उनकी शिकायत दादा से कर दी। देखिए जो मैंने सोचा वो ऑप्शन तो नहीं है, अब जो ऑप्शन है उसमें बेस्ट हमें निकालना है। तो हमें क्या लग रहा है? मुझे जो लग रहा है वो है उनका सम्मान लेखक की नज़रों में कम हो गया, कि बड़े भाई साहब का सम्मान लेखक की नज़रों में कम हो गया है। इस बात का अनुभव लेखक बड़े भाई को नहीं होने देता था। तो ये सेकंड नंबर वाला ऑप्शन सही है। चलिए अभी तक हमने क्या देखा? हमने आपके सामने गद्यांश रखे, 6 गद्यांश रखे, उस पर 5-5 प्रश्न थे, हमने कर लिए। अब हमारे पास संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न है। अब आप बोलोगे मैम संपूर्ण पाठ आधारित, जैसा कि मैंने उसके आपके जब हमने ये वीडियो शुरू किया था उससे पहले बताया था कि भाई चैप्टर बड़ा है, उसमें से हमने सिर्फ 6 गद्यांश लिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने मिस कर दी हैं, तो उन पर भी तो आधारित प्रश्न बनेंगे। अगर मान लो वो गद्यांश आ गया तो उसके लिए बेस्ट है कि हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लें जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। लेखक को प्रश्न पूछने का साहस क्यों नहीं हुआ? अब देखिए ये बात क्या हो रही है, जब लेखक ने बड़े भाई साहब की किताबों और कॉपियों को देखा तो उन्होंने हाशियों पर चित्र देखा, बहुत ही असंगत प्रश्न शब्दों को देखा, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि जो कुछ बड़े भाई ने लिखा है उसका अर्थ निकालने की कोशिश, लेकिन वो नहीं निकाल पाए और जो है वो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि बड़े भाई से हम पूछ लें कि ये क्या है।
तो अब वो हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहे थे प्रश्न पूछने की? ऑप्शन में आइए। उसे लगता था कि बड़े भाई साहब की रचनाओं को समझने में अक्षम था, कि मैं अभी बड़े भाई साहब की ये सारी चीज़ों को समझने के लिए इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। ठीक है, एक रीज़न ये था। सरल प्रश्न पूछकर वह बड़े भाई साहब के सामने मूर्ख नहीं बनना चाहता था। इतना सरल प्रश्न पूछता तो भाई साहब कहते, भाई तुम ये चीज़ नहीं समझ सकते हो, इतने बेवकूफ़ हो। ये रीज़न हो सकता है। दूसरा, उसे बड़े भाई साहब के साथ सवाल जवाब करना नापसंद था, यानी कि वो बच्चे छोटा था, इसलिए बड़े भाई साहब से वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था इस तरह के क्वेश्चन किए जाएं। वह बड़े भाई साहब का ध्यान भंग नहीं करना चाहता था, यानी बड़े भाई साहब इन सारे कामों में लगे, इसी में लगे रहे, ध्यान भंग हो गया तो पता चला उल्टा मेरे ऊपर सारी चीज़ें गाज गिरेंगी, वो नहीं करना चाहता था। तो सही ऑप्शन जो है वो है सरल प्रश्न पूछकर वो बड़े भाई साहब के साथ मूर्ख नहीं बनना चाहता। उसे लग रहा था कि बड़े भाई साहब बड़ी क्लास में हैं, 9th में हैं, तो और वो खुद 5th में था, तो उसे लग रहा था कि वो जो कुछ भी लिख रहे हैं आई थिंक वो उनके क्लास के लिए बिल्कुल सही होगा। अब मैं अगर उनसे ये सवाल पूछूंगा तो उनको लगेगा अरे इतना सरल सी चीज़ ये समझ नहीं पाया, ये तो निरा बेवकूफ़ है ना। तो इसलिए वो साहस नहीं जुटा पाया कि मैं अगर ये प्रश्न पूछूंगा तो शायद मैं मूर्ख साबित हो जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था, लेखक को पढ़ना क्यों पसंद नहीं था? ऑप्शन देखते हैं। वह खेलने में अधिक रुचि रखता था, ये तो बात तो सही है, उसे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता था, इसीलिए पढ़ाई उसे पसंद नहीं थी। क्योंकि वह आलसी था? नहीं। कनकौवे उड़ाना उसका नया शौक बन गया था? ये बात की बात थी। उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वह खेलने में अधिक रुचि लगता था, इसलिए उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था। नेक्स्ट है, बड़े भाई साहब कॉपी किताबों के हाशियों पर चित्र क्यों बनाया करते थे? दिमाग को थोड़ा सा आराम देने के लिए। भाई कोई भी इंसान लगातार तो नहीं पढ़ सकता, थोड़ा सा तो दिमाग को रेस्ट देना पड़ता है ना, तो वो दिमाग को रेस्ट देने के लिए मेरे ख्याल से हाशियों पर चित्र बनाया करते थे। ऑप्शन में आते हैं, देखते हैं। पढ़ने से बचने के लिए, दिमाग को आराम देने के लिए, चित्रकारी को प्रमुखता देने के लिए, खेल कूद से लगाव होने के कारण। तो इसका सही क्या तरीका है, वो है दिमाग को आराम देने के लिए। लगातार तो वो पढ़ रहे थे, तो दिमाग को थोड़ा सा आराम देना तो बनता है, इसलिए। ठीक है। निम्न में से किस मामले में बड़े भाई साहब जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे? अब इसमें से कौन सा ऐसा काम है जिसमें बड़े भाई साहब जल्दबाजी से काम नहीं करते थे? क्या है? खेल कूद में, पढ़ाई में, भोजन करने में या आराम करने में? तो वो पढ़ाई करने में जल्दबाजी से काम नहीं लेते थे, इसीलिए भाई उनको मानना ये था कि भाई हमें नींव मजबूत करनी चाहिए, इसीलिए क्या है वो पढ़ाई में बहुत टाइम देते थे और इसीलिए वो फेल होते जा रहे थे। ठीक। नेक्स्ट है, लेखक को बड़े भाई साहब की बातें अच्छी क्यों नहीं लगती थी? अब बड़े भाई साहब इतनी सारी बातें कहते थे तो लेखक को क्यों पसंद नहीं आती थी? क्योंकि वह अव्वल दर्जे में पास हुआ था, क्योंकि भाई साहब फेल हो गए थे, क्योंकि भाई साहब उपदेश देते थे, क्योंकि भाई साहब स्वयं गलतियां करते थे। तो उन्हें बड़े भाई साहब की बातें इसलिए अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि भाई साहब बहुत उपदेश देते थे। देखिए, एक डांटना अलग होता है और एक उपदेश देना अलग होता है। जब हम बात बोले तो हम बहुत सारे अनदर जो है एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देना शुरू कर देते हैं, तो वो उपदेश हो जाते हैं, इसीलिए वो नहीं पसंद करता था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6, बड़े भाई साहब ने छोटे भाई पर रौब जमाने के लिए क्या किया? अब बड़े भाई ने छोटे भाई पर रौब जमाने के लिए क्या किया था? ऑप्शन में आइए। अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया, अपने अनुभवों व आयु का महत्व बताया, ये तो उन्होंने किया था, याद है ना लास्ट में। अध्यापकों के संघर्ष के बारे में बताया, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया। तो यहाँ पर अपना जो प्रभाव या रौब जमाने के लिए उन्होंने अपने अनुभवों और आयु का महत्व बताया। उन्होंने बताया कि भाई मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, तो मेरी एक तो आयु तुमसे ज़्यादा है, पहली चीज़ ये, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरा अदब करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, मैं तुमसे उम्र में ज़्यादा हूँ तो मेरे पास तुमसे ज़्यादा अनुभव है। तो इस चीज़ का रौब दिखाने के लिए उन्होंने जो है वो इन सारी चीज़ों को एग्जाम्पल दिया था। नंबर 7 है, बड़े भाई साहब हर काम को साल में 2 या 3 बार क्यों करते थे? ऐसा क्यों था? ऑप्शन देखिए। क्योंकि वे आलसी थे? नहीं। क्योंकि वे चीज़ों को गहराई से समझते थे?
एक ऑप्शन हो सकता है, मगर आगे देखते हैं। क्योंकि वे बुनियाद को मजबूत बनाना पसंद करते थे। हाँ, ये मुझे सही लग रहा है, ये होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना उन्हें अच्छा लगता था। नहीं, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है क्योंकि वे बुनियाद मजबूत बनाना पसंद, जैसे मैंने अभी इससे पहले वाले में आपको एग्जाम्पल दिया कि वो चाहते थे कि जैसे इमारत खड़ी होती है उसकी बुनियाद मजबूत होती है, उसी तरह जो हम पढ़ाई रूपी इमारत खड़ी करने जा रहे हैं उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, जो बेसिक चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसीलिए वो हर मतलब एक क्लास को 2-2 बार पढ़ते थे। ठीक है। बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई को क्या सलाह देते थे? उन्होंने कई सलाहें दी हैं। अब इसमें आते हैं पहले ऑप्शन क्या क्या है, चलिए देखते हैं। कक्षा में सदैव उपस्थित रहने की, कमरे से बाहर ना जाए इसके लिए, खेल कूद में समय ना गवाएं ये, या भोजन अच्छी तरह से खाएं। तो इन 4 ऑप्शंस में जो बड़े भाई छोटे भाई को नसीहत देते थे वो था खेल कूद में समय ना गवाएं, कि भाई हम तो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं ना, हमारे पेरेंट्स ने हमको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, तो हमें खेल कूद में समय नहीं गंवाना है, हमें पढ़ाई करनी है। इस चीज का जो है वो बोलते थे। प्रश्न संख्या 9 है, बड़े भाई वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों थे? अब वर्तमान मतलब आज की बात नहीं हो रही है, जिस समय बड़े भाई साहब पढ़ रहे थे ये उस समय की शिक्षा प्रणाली की बात हो रही है। क्यों विरुद्ध थे? खेल कूद पर जोर देती है? नहीं। किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर रखती है? ये कुछ कुछ सही है। आगे ऑप्शंस देते हैं। बहुत लाभदायकता नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आदर्शवाद पर आधारित है? नहीं। तो उसमें सही ऑप्शन क्या है? वो है किताबी कीड़ा बनाती है और वास्तविकता से दूर रखती है। क्योंकि उस समय की जो पढ़ाई की टेंडेंसी थी वो रटंत पद्धति थी, यानी कि जो आंसर टीचर ने लिखा दिया रटिए उसको और एज इट इज एग्जाम में लिखिए। जैसे आजकल आप लोग लिखते हो ना समझ के चीजों को अपने हिसाब से, वो चीज उस समय नहीं थी। जैसा टीचर ने लिखाया एज इट इज आपको रट के वैसा का वैसा ही लिखना है। तो वो वास्तविकता से हमें दूर ले जाती है, सिर्फ किताबी कीड़ा बनाती है, हम किताब में ही पढ़ते रहते हैं। ठीक है। अब आगे प्रश्न संख्या 10। 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें क्या ढूंढना है? निम्नलिखित में से कौन से वाक्य बड़े भाई साहब कहानी से प्राप्त प्रेरणा को दर्शाते हैं? अब आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। अब आपको ये पढ़ना है और बताना है कि बड़े भाई साहब पाठ पढ़ने के बाद हमें क्या प्रेरणा प्राप्त होती है। इन 4 ऑप्शंस में से देखना है। चलिए देखते हैं। कथनी और करनी का अंतर हमारी स्थिति को हास्यपद बना सकता है। कथनी और करनी, ऐसा तो कोई ऑप्शन मुझे लगता नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी छात्र जीवन का आवश्यक अंग है। ये तो सही है, ये प्रेरणा हमें मिलती है। केवल परीक्षा से पहले ध्यान लगाकर पढ़ लेने से प्रथम आ सकते हैं? नहीं, आपको पूरा साल खाली पढ़ाई के एकदम पढ़ लिया और हो गए प्रथम आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बड़े भाई साहब ज्ञान की बातें लेखक को आसानी से समझा देते थे? नहीं। तो यहाँ पर हम सही जो देख रहे हैं वो पहला और दूसरा सही है। देखिए क्या है, कथनी और करनी का अंतर हमारी स्थिति को हास्यपद बताता है, यानी कि जो हम कह रहे हैं जो हम कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारी स्थिति को हास्यपद बनाता है। बात सही है। अब जैसे कि लेखक के बड़े भाई की स्थिति थी, वो तो कहें पढ़ो 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 पढ़ो, लेकिन करनी क्या होती थी, वो फेल हो जाते थे, तो उनकी स्थिति हास्यपद हो जाती थी। ये एक हो गया। दूसरा क्या है, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी छात्र जीवन के लिए बहुत आवश्यक अंग है, ये बहुत जरूरी। तो पहला और दूसरा हमें सही लग रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बड़े भाई साहब का छोटे भाई पर प्रभाव जमाना क्यों खत्म हो गया था? अब बड़े भाई साहब छोटे भाई पर प्रभाव क्यों नहीं जमा पा रहे थे? इसका रीजन क्या था? देखिए, छोटे भाई ने पढ़ना शुरू कर दिया था इसलिए? ऐसा तो नहीं था। छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया और बड़ा भाई फेल हो गया? हाँ, ये एक रीजन हो सकता है। फिर आते हैं, छोटा भाई अपनी मनमानी करने लगा था, करने तो लगा था, लेकिन इस वजह से बड़े भाई ने प्रभाव जमाना नहीं छोड़ा था। छोटा भाई दूसरी कक्षा में रहने लगा था, दूसरे कक्ष में रहने लगा था? नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है, छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया था और बड़ा भाई फेल हो गया था, इस कारण से बड़े भाई छोटे भाई पर प्रभाव जमाना कम कर दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, लेखक की हिम्मत कब टूट जाती थी? अब आप बताइए, लेखक की हिम्मत कब टूटती थी? जब भाई साहब खेलने को कहते, जब भाई साहब पढ़ने को कहते, जब भाई साहब डांटते,
या उपर्युक्त सभी। तो उनकी हिम्मत कब टूट जाती थी? जब भाई साहब डांटते थे। तो अब उनको हिम्मत टूट जाती है कि भैया अब ये हमसे पढ़ाई तो होगी नहीं, हम जा रहे हैं घर वापस। वो एक सिचुएशन हो जाती थी उनकी हिम्मत टूटने की। लेखक को कौन सा काम पहाड़ जैसा लगता था? पढ़ाई करने का काम उन्हें पहाड़ जैसा लगता था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, खेलना कूदना, खाना बनाना, पढ़ाई करना, दिन रात भाई साहब के साथ घूमना। तो सही क्या था? पढ़ाई करना। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का आश्रय क्या है? यानी कि अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि जो व्यक्ति काबिल ना हो उसे अच्छी चीज हासिल हो जाना। ठीक है, चलते हैं। अत्यधिक मिलना, अत्यधिक यश व गौरव प्राप्त होना, बिना योग्यता के बहुत कुछ मिल जाना। ये ऑप्शन सही है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है? बिना योग्यता के बहुत कुछ मिल जाना। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 15। बड़े भाई साहब स्वभाव से कैसे थे? खेल कूद वाले? नहीं। आरामदायक जीवन जीने वाले? बिल्कुल भी नहीं। जल्दबाजी करने वाले? नहीं। अध्ययनशील? बिल्कुल सही। भाई वो पूरा दिन पढ़ते रहते थे, तो क्या हुए? वो अध्ययनशील हुए। तो सही है अध्ययनशील। नेक्स्ट है, लेखक की स्वयं के विषय में क्या धारणा बन गई थी? अब लेखक की अपने बारे में क्या धारणा बन गई थी? मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं पास हो जाऊंगा, है ना, यही बनी थी। चलिए देखते हैं। वह बिना पढ़े भी प्रथम आएगा। वह कक्षा में फेल ही होगा? नहीं। वह अंग्रेजी कभी नहीं पढ़ पाएगा? नहीं। वह बड़े भाई साहब की बराबरी कर पाएगा? नहीं। तो उसकी धारणा क्या बनी थी? वह बिना पढ़े ही प्रथम आएगा। वो पढ़े ना पढ़े वो प्रथम आ जाएगा, उसकी तकदीर बड़ी अच्छी चल रही है, ऐसा लेखक का मानना हो गया था। प्रश्न संख्या 17 है, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? भाई वो भी खेलना कूदना सब कुछ, उन्होंने लास्ट पैरा में ये चीज़ बताई है कहानी के अंत में, उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन अगर वो खुद ये काम करेंगे तो बड़ा भाई को कैसे समझाएं, छोटे भाई को कैसे समझाएंगे? तो एक तरीके से उन्हें अपने छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अपने मन की सारी इच्छाओं को दबाना पड़ता था। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या है। उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, धन का अभाव था इसलिए, अंधा होने का फायदा नहीं, उपर्युक्त सभी। तो सही क्या है? उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, किसी चीज का एग्जाम्पल प्रस्तुत करने के लिए कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूं, ये मैं तुम्हें एग्जाम्पल सेट कर रहा हूं, तुम भी ऐसे ही पढ़ाई करो। ठीक, नेक्स्ट आ गए। प्रश्न संख्या 18 है, ये कथन और कारण आधारित प्रश्न है। क्या है? निम्नलिखित कथन ए व कारण आर को पढ़कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए क्या है? बड़े भाई ने कई बार डांटने का अवसर पाकर भी धीरज से काम लिया। बात सही है, उनको कई मौके मिले कि वो डांटे, लेकिन उन्होंने नहीं डांटा था। ठीक है, अब कारण देख लीजिए। छोटा भाई कक्षा में प्रथम आया जबकि बड़ा भाई फेल हो गया, इससे दोनों की कक्षा में अंतर कुछ कम हो गया। ये रीजन तो था ही था, लेकिन कथन तो सही है और कारण आर भी इसकी सही व्याख्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि भाई ये अंतर कम हो गया था, उन्हें बार बार ये लग रहा था कि भाई छोटा भाई तो पास हो रहा है, मैं फेल हो रहा हूँ, इसलिए उनका डांटना कहीं ना कहीं कम होता जा रहा था। तो क्या है? कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 19। अब यहाँ पर क्या है? 4 वक्तव्य। अब इसके जरिए हमें ढूंढना क्या है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से वाक्य दर्शाते हैं कि लेखक को बड़े भाई साहब की बातें अच्छी नहीं लगती थी? ठीक है, क्या है? भाई साहब सूक्तियों और उनके उदाहरणों के माध्यम से उपदेश देते थे। ये बात तो सही है। भाई साहब की बात सुनकर लेखक टाइम टेबल बनाने लगता था। खेल कूद करने के बाद भी लेखक अव्वल दर्जे में पास हो गया था। भाई साहब अक्सर स्वयं भी गलतियां करते रहते थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है आपका नंबर 1 और 2, ये दोनों नहीं है। भाई साहब सूक्ति को उदाहरण देते थे और बात सुनकर लेखक ने टाइम टेबल बनाया। तो ये बात साफ तौर से पता चलती है कि जो वो डांटते थे वो लेखक को अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए उन्होंने टाइम टेबल बनाना भी बैठ गए थे, है ना। सिंपल सी एक चीज है। प्रश्न संख्या 20 है, दूसरी बार पास होने पर लेखक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया?
जब दूसरी बार लेखक पास हो गए कक्षा में और भाई साहब फेल हो गए, तो लेखक के व्यवहार में परिवर्तन क्या आया था? ऑप्शन देखते हैं। लेखक की स्वच्छंदता बढ़ गई थी। हाँ, ये तो है, बढ़ी थी। लेखक को बड़े भाई पर दया आने लगी थी। ये भी हुआ था। लेखक दुविधाग्रस्त हो गया था। नहीं, ये नहीं हुआ था। लेखक का हृदय परिवर्तन हुआ था। नहीं हुआ था। तो अब दो ऑप्शन में जो सही है वो है लेखक को बड़े भाई पर दया आने लगी थी। पहली बार तो उसकी, जब पहली बार वो पास हो गया और लेखक बड़े भाई फेल हो गए, तो उसकी स्वच्छंदता बढ़ी। लेकिन दूसरी बार उसे ये लगा कि हाय, बेचारे पूरा टाइम पढ़ते रहते हैं और बेचारे फेल हो गए। तो वो चीज उनको जो है दया भाव को व्यक्त कर रही थी। नेक्स्ट है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? संघर्ष करने से, अनुभव से, पढ़ने से, यार ये सभी से। तो जाहिर सी बात है, जो जीवन की समझ है वो अनुभव से आती है। हमें जितना हम जीवन जीते हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस गेन होता जाता है, हमें जो है जीवन की समझ उतनी आती जाती है। तो ये रहा हमारा जो गद्य खंड का पहला अध्याय था, बड़े भाई साहब बुक का 8वां अध्याय था, इसके बहुविकल्पीय प्रश्न। तो अभी हमारे पास 7 चैप्टर और बाकी है। तो चलिए फटाफट लेकर आएंगे हम इनके आगे भी। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डायरी का एक पन्ना, जहां पर हम देखेंगे आपका 26 जनवरी 1931 के दिन बंगाल, कलकत्ता में हुए संघर्ष के ये पूरी दास्तान को पढ़ तो हम चुके ही हैं, लेकिन उस पर आधारित प्रश्नों को हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।